मैं हूं गौरव शर्मा, आपका फिर से आज अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख चुके थे सेक्टर्स, है ना। तो सेक्टर्स करने के बाद आज हम करेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बाद इसी के अंतर्गत हम देखेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक, और एनडीपी। ठीक, सबसे पहले हम जीडीपी देखेंगे, फिर एनडीपी देखेंगे। इनके साथ में ही इनके क्या प्रभाव हैं, डेफिनेशन में एक एक शब्दों को हम खोल के देखेंगे। ठीक, और इनमें बनाते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, दूसरी बात, हम मेथड पे बात करेंगे जो कि हम इसे मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? एक उत्पादन विधि, ठीक, एक आय विधि और एक व्यय योग। ठीक, तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो सबसे पहले हम उत्पादन विधि पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, लगभग जो हम जीडीपी वगैरह तैयार करते हैं वो उत्पादन विधि को ही करते हैं। बहुत शुरू से ही हम अपनी इनकम या देश की इनकम या किसी से छोटे छोटे राज्य थे बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन जो अभी का जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी वाला, ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने? साइमन कुजनेट्स ने। ठीक, उनके जो भी ये फॉर्मूलेज वगैरह हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी देन है। तो फिर मैं बताऊं, सबसे पहले समझ लेते हैं आय क्या है। जब भी हम किसी सेवा के बदले या फिर वस्तु के बदले में किसी का मौद्रिक मूल्य लेते हैं हम, ठीक है ना, मुद्रा में उसका मूल्य ले लेते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है? आय बन जाती है। फिर उस आय से हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरे उपभोग की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझिए। तो जो अपनी इनकम है, इनकम भी 3 तरह की। कैसी? एक व्यक्तिक आय है। व्यक्तिक आय कैसी? कि जो परिवार है, ठीक, या कोई व्यक्ति है, वो जितने भी स्रोतों से कमा रहा है, जहाँ जहाँ से कमा रहा है, ठीक, वो उसकी व्यक्तिक आय हो जाती है। अगर डेफिनेशन का भी लिखना हो तो लिखना है सभी स्रोतों से, किसी परिवार या व्यक्ति की सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय व चालू हस्तांतरण का जोड़। ठीक, इतना लिख के दूर। फिर दूसरी है कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है? जिसमें कि व्यक्ति व्यय कर सकता है। ठीक है, यानी कि कई सारे देखे हैं कि सरकार है, सरकार कई तरह के टैक्सेस लगाती है, उन टैक्सों को हटा दो। ठीक, इसके बाद ऐसा नहीं आप किसी चीज़ को बेचकर पैसा अर्न कर लिया, बेचकर मतलब अपने संपत्ति बेचकर, है ना, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। ना ही आप किसी से ऋण लेकर उसमें खर्च करें, ठीक है ना, वो फिर थोड़ी ना व्यय योग्य आय होगी। आय कौन सी कह सकते हैं? कि किसी वस्तु सेवाओं के क्रय और उपभोग पर बिना अपनी संपत्ति में कमी लाए हुए या ऋण देता में वृद्धि किए बिना व्यय कर सकता है, उसे कहते हैं हम क्या? सरकारी आय। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी इनकम इस तरह से, और आय मेथड हम थोड़ी देर से करेंगे। सबसे पहले हम उत्पादन से ही शुरुआत कर देते हैं कि उत्पादन विधि के अंतर्गत हम क्या कैसे चीज़ें देखते हैं। तो 4 तरह की चीज़ें हमें देखना है। जीडीपी और जीएनपी 2 मुख्य हैं। इसके अलावा जीएनपी के बाद उसी में से निकल के आ जाती है एनएनपी, इसी तरह से जीडीपी में से निकल के आ जाती है एनडीपी। ठीक है, जब एनएनपी हमारे पास निकल आएगी तो उसी को हम कह देंगे नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम लिखते नहीं हैं हमेशा। ठीक, उसी में हम फिर भाग देंगे पूरी जनसंख्या का, और वहाँ पर निकल के आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। ठीक, तो हम समझते हैं कि जीडीपी के बारे में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये है घरेलू उत्पाद। देखिए डेफिनेशन की तरह से देखें तो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक, एक दिए हुए वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये क्या कहलाती है? आपकी जीडीपी।
यहां पर कहना चाह रहा है वो एक तो घरेलू बात और दूसरी बात है यहां पर वित्तीय वर्ष। फिर मैं बात करूं तो उत्पादित लिखा हुआ है, फिर मैं बात करूं तो अंतिम लिखा हुआ है। ठीक, जब हम बात करते हैं उत्पाद की उसका मतलब ही है वस्तुएं एवं सेवाओं। ठीक, और यहाँ है मौद्रिक मूल्य, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी, जो वैल्यूएशन करेंगे वो मुद्रा में होना चाहिए। ठीक, अब मैं कहना चाहता हूं कि जो घरेलू सीमा है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रहती हैं और घरेलू क्या। ठीक, पहली बात, इसके अंतर्गत जो भी हमारी घरेलू सीमा है, बाहर का व्यक्ति हो चाहे हमारे निवासी व्यक्ति हो, है ना, यानी कि निवासी या गैर निवासी जो भी उत्पादन कर रहा है या जो भी सेवाएं दे रहा है, सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, या मैं एक लाइन और यहां जोड़ सकता था कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके निवासी व गैर निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर दूं घरेलू सीमा की। ठीक है, घरेलू सीमा का क्या मतलब है? हमारी जो भी भौगोलिक सीमा है, जियोग्राफिकल जो भी हमारी सीमा है वह। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि भौगोलिक सीमा। ठीक, दूसरी जो भी राजनीतिक सीमा है, ठीक, वह। तीसरी सामुद्रिक सीमाएं, सामुद्रिक सीमाएं, है ना। और क्या लिख सकता हूं? सामुद्रिक सीमाएं को साथ में मैं लिखूंगा वायुमंडल। ठीक, एक एक करके देख रहे हैं, वायुमंडल। ठीक, और तीसरी आखिरी चीज लिख रहा हूं, शेष विश्व में, शेष विश्व में सीमांतर्गत, सीमांतर्गत इसका क्या मतलब है? एक एक करके देख लेते हैं। जो भौगोलिक सीमा है, जैसे कि हमारी इंडिया की पूरी बाउंड्री है, ठीक है, वहां पर आपने देखी है सीधी सी बाउंड्री। ठीक, हमारी सामुद्रिक सीमाएं कौन सी हैं? जैसे आप जानते हैं एक SEZ करके हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, जो कि समुद्र से, जो हमारी भूमि है उससे 200 नॉटिकल मील तक है ना। आपको भी पता है कि एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं? 1.8 मील होते हैं। ठीक, इसे अलग अलग जोनों में बांटा जाता है, जैसे 12 तक अलग है, 24 तक अलग है, और फिर 24 के बाद से ये SEZ लग जाता है ना। तो यहाँ तक भी जो भी रिसोर्सेस होंगे, जो भी साधन संसाधन होंगे, वो हमारे पास होंगे। इसके बाहर जो होगा, ठीक, वहाँ सभी देशों का समान हित होता है। फिर वो इंटरनेशनल जो सी लॉ है उसके हिसाब से ये चीज़ें बताई जाएंगी। बाद में बात है वायुमंडल। वायुमंडल का कैसा है कि जितनी हमारी सीमा के ऊपर का वायुमंडल है, हम किसी से भी मना कर सकते हैं कि आप अपना प्लेन यहाँ से नहीं निकाल सकते, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी जो फाइटर जेट्स या कोई होते हैं वो किसी दूसरे देश के ऊपर से सीमाओं से नहीं गुजरते हैं। क्यों नहीं गुजरते हैं? क्योंकि उससे पहले परमिशन लेना होता है ना। अभी रिसेंटली भी आपने पहले देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी एक बार हमसे मना कर दिया था कि हमारे ऊपर से या हमारी वायुमंडल को आप यूज़ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, है ना, यहाँ से नहीं गुजरेंगे। फिर है हमारे शेष विश्व में सीमांतर्गत क्षेत्र, यानी कि हम हमारे दूसरे देशों में दूतावास होते हैं। क्या होते हैं? दूतावास। दूतावास कह सकता हूं, ठीक, एम्बेसी से इंग्लिश में। और दूसरे कई जगह ऐसा हो जाता है कि दूसरे देशों में हमने कोई सी जगह ले ली और वहां पर हमने वहां अपना सैनिक अड्डा रख दिया। ठीक, तो जो दूतावास हैं, सैनिक अड्डे हैं, ये पे यहाँ पे भी जो भी एक्टिविटी होगी हमारी होगी। जैसे कि दूसरे देशों में हमारी एम्बेसीज हैं, उसी तरह से दूसरे देशों की भी हमारे इंडिया में एम्बेसी है। तो ये क्षेत्र जो है
होने को यदि हमारी एम्बेसी अमेरिका में है तो वह जितनी जगह पर हमारी एम्बेसी है तो भारत की जगह कहलाएगी, ठीक है। उसी तरह से हमारे इंडिया में पाकिस्तान की भी है और की भी है, तो पाकिस्तान की जितने क्षेत्र में एम्बेसी बसी होगी उसे हम कहाँ का क्षेत्र मानेंगे, पाकिस्तान का, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक्टिविटी होगी तो मानी जाएगी वह पाकिस्तान की एक्टिविटीज हैं, ठीक। इसलिए शरणार्थी कोई भी व्यक्ति जाता है धरना प्रदर्शन कुछ देना है, उसके खिलाफ देना है या फिर वहाँ पर अटैक वगैरह, तो दूतावास के लिए दौड़ते हैं। या फिर कहीं शरणार्थियों को देखा होगा आपने, है ना, जब जैसे अफगान में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी तो वो जब भागते हैं और अपनी एम्बेसीज की ओर जाते हैं, ठीक, तो वह उसका क्षेत्र हो जाता है। यानी वहाँ यदि आपने कोई भी छेड़खानी कर दी, अटैक कर दिया, तो आपने सीधा सीधा उस देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारी घरेलू सीमा, इसलिए इसके अंतर्गत लिखा गया है घरेलू सीमा, ठीक। निवासी और गैर निवासी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यानी यहां से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम क्या करते हैं, हमारा वित्तीय वर्ष मानते हैं, ठीक। फिर ये बोलते हैं उत्पादित। उत्पादित का मतलब है कि इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, किसमें, इस वित्तीय वर्ष में। अगर इस वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ तो उन्हें हम नहीं गिनेंगे। सपोर्ट मान लीजिए कि मेरे पास कोई गाड़ी है, मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ, मैंने उसे बेच दी, उससे मेरे पास पैसे आ गए, है ना, लेकिन जो मेरे पास पैसा आया, मेरी अर्निंग तो हुई लेकिन मेरी चीज़ तो गई ना। दूसरी बात, वो उस वर्ष में उत्पादित नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि हमारा वित्तीय लेन देन हो गया लेकिन उस वर्ष में उत्पादित नहीं हुई है, ठीक, तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। हालांकि आगे अभी अपन सावधानियों में देखेंगे कि उत्पादन विधि में हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। अंतिम का क्या मतलब है, अंतिम यानी अब इस गुड्स का, सर्विसेज का आगे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक। या दूसरी बात, अब इसके बाद कोई भी हम वैल्यू एडिशन इसमें नहीं कर सकते, ठीक। ये अंतिम वस्तु है, इसलिए लिखा कि अंतिम वस्तु व सेवाओं का कैसा मूल्य, मौद्रिक मूल्य, यानी कि उस मुद्रा में मूल्य, है ना, जो भी ये चीजें बिकेंगी उनका मुद्रक मूल्य। अब ये दोनों जो चीजें हैं, एक तो निकलती है जीडीपी आपकी फैक्टर कॉस्ट पर और एक निकलती है जीडीपी आपकी मार्केट कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस, ठीक, एमपी। दोनों में अंतर क्या है, मैक्सिमम तो मैं बताऊं इसी पर हम फोकस करते हैं, ठीक। जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेशन के लिए सरल होते हैं, सारे के सारे जो गुड्स होते हैं उनका एक तरह से बाजार मूल्य ही होता है, जो हम परचेस करते हैं वही बाजार मूल्य है ना। जीडीपी जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो क्या देखते हैं उसमें कि जितने भी साधन या संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान लगे हैं, ठीक, उनका जो भुगतान किया गया है, ठीक, सिर्फ उसको हम देखते हैं। जैसे कि लैंड, ठीक, वहां पर लगी, बिजली लगी, श्रमिक लोग लगे हुए हैं वहां पर, ठीक है, और अदर जो भी खर्च हैं वहां के वो हैं, मशीनरीज है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो लाभांश है, किसका, जो ये काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, वो भी उत्पादित होगा। यानी कि कह दूं कि इसमें शामिल नहीं है कौन सी चीज, इसमें शामिल नहीं है कर, ठीक है। जब हम इसमें कर को जोड़ दें, ठीक, तो निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस। लेकिन फिर भी हम मार्केट प्राइस देख ही रहे हैं, ठीक है, ये मार्केट प्राइस, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत, ठीक है। जब भी हम जीडीपी को लिखेंगे तो सीधे से यहां पर निकाल देना, एमपी को निकालना हो तो मौद्रिक मूल्य की जगह लिख देना यहां पर बाजार मूल्य, यहां से बात खत्म हो जाएगी ना। तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो जीडीपी में हमें क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट अगर हमें हमारे पास एमपी पे यानी कि मार्केट प्राइस है तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स से इसको हटा देना है, ठीक।
इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना है और प्लस कर देना है सब्सिडी। ठीक, यानी यदि सरकार ने किसी भी तरह की उसमें सब्सिडी दी है उसे आप ऐड कर लीजिए। ठीक, और जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको घटा दीजिए। इस तरह से निकल आएगी क्या, जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट। ठीक, यहां तक कोई समस्या कोई भी? ठीक है। हाँ, अब तो ये दो तरह की, एक कॉन्सेप्ट चलता है, एक चलता है आपका कांस्टेंट प्राइस और एक चलता है करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस एक तरफ से हम एमपी ही मान सकते हैं और कांस्टेंट प्राइस हम एक तरह से बेस ईयर को लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि इतना उत्पादन हुआ इस वर्ष में, ठीक है, एक बेस ईयर ले लिया तो उस बेस ईयर की अपेक्षा अभी कितना उत्पादन हुआ, ठीक, तब उस समय उस उत्पादन की कितनी वैल्यू थी और अब कितनी वैल्यू है। ठीक, इससे एक चीज का और पता चल जाता है कि वहां पर महंगाई कितनी बढ़ी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, वहां पर महंगाई कितनी बढ़ी। ठीक, ये हो गया हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एमपी कॉस्ट। और फिर मैंने बोला बेस ईयर को लेते हुए उसे बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। ठीक, इनको घटाने पे हमें क्या मिलता है, इन्फ्लेशन रेट मिल जाती है। ठीक है, यहां तक हमारी बात हुई। अब जब जीडीपी में हम देख रहे हैं एनडीपी, ठीक है, एनडीपी, एनडीपी में कुछ भी नहीं है। एनडीपी में सिर्फ और सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन घटाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को घटाना है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जीडीपी में क्या करना है, जीडीपी में से माइनस करना है आपको डेप्रिसिएशन। अब दो तरह से हो सकती है। ठीक है, या तो आपको करना हो मार्केट प्राइस पे तो मार्केट प्राइस पे कर लो। ठीक है, या फैक्टर कॉस्ट पे करना है तो जो फैक्टर कॉस्ट वाला आपने को जीडीपी दिया तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दो। ठीक है, क्या होता है कि अलग अलग देशों में एक तो इसका निर्धारण होता है ना, जब भी कोई भी उत्पादन प्रक्रिया में मशीनरी यूज हो रही है, उसकी चीज़ें यूज हो रही हैं, तो एक समय के बाद उनमें घिसावट आते आते उनकी उम्र हो जाती पूरी। ठीक, जैसे कि एक फैन है ना, फैन आज चल रहा है, 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 10 साल बाद खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसे दोबारा से लेना होगा, तो यानी इस चीज़ का क्षरण होता है। क्या हमारे उस कंपनी में फर्नीचर लग रहे होंगे, मशीनरीज लग रही होंगी, सबका घिसाव हो रहा होगा, है ना। छोटे से ही उदाहरण में आपने देखा होगा आटे की चक्की, उसमें जो पार्ट्स उसको पीसते हैं, है ना, उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। कुछ समय के बाद बेल्ट खराब हो जाता है, तो इस तरह से एक समय के बाद उसे दूसरी हमें खरीदना पड़ी। तो कंपनी और सब देश ये मानते हैं कि ये भी चरण क्या है, एक तरह से हमारा खर्च ही है। ठीक है, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में हुआ है। तो सरकारें क्या करती हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगा देती हैं। अब अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरह से, जैसे कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर 1% लगेगा, 2% लगेगा, है ना। वहीं यदि फैन है, मशीनरीज है, वहाँ 10% भी लग सकता है। ठीक, दूसरी बात, सभी देश अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद हमारे यहाँ कौन लगाता है इसको, ये लगाता है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि हमारे पास जीडीपी तो आ गई। ठीक, जीडीपी से आखिर हमें क्या मतलब निकला, है ना। देखिए जीडीपी के जो प्रभाव है वो क्या क्या पड़ते हैं। सबसे पहली बात कि जीडीपी में आप देख रहे होंगे कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ भी अपने पीपीपी के आधार पर जीडीपी के हुई बेस बनाते हुए रैंकिंग जारी करता है कि ये इतना डेवलप है, इतना डेवलप है ना। ठीक, तो जो मैं प्रभाव आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है, पहली बात, ये एक परिणात्मक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है, एक परिणात्मक दृष्टिकोण है।
इसका मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी बताएगा कि इस देश में इतनी क्वांटिटी में उत्पादन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस देश में वास्तविक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर कोई भी चर्चा इसमें नहीं शामिल। ठीक, सिर्फ क्या बता रहा है, मौद्रिक, समझ रहे, मुद्रा बता रहा है कि हाँ ये उत्पादन चल रहा है और मुद्रा आ रही है, ठीक है। लेकिन ये अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि मुद्रा ही तो एक ऐसी चीज है, जो पैसा ही तो है, जो हमारे पास होगा तो हम उतना ही ग्रोथ करेंगे और उतना ही शायद डेवलप करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं, इस पर बहस बहुत हुई, हम आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में इसको और क्लियर करेंगे। ठीक, फिर दूसरी बात कि इसमें देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है। क्या का पता चलता है, आंतरिक शक्ति का, आंतरिक शक्ति का। ये सीधे सीधे पॉइंट है, वहां मिल जाना है तो ऐसे ही लिख देना है ना। आंतरिक शक्ति का कैसा पता चलता है कि उस बाजार में कितनी शक्ति है, यानी वहां का कंज्यूमर्स कितने हैं। ठीक, दूसरी बात कि उस देश की नीतियां कैसी हैं कि निवासी भी वहां पर आराम से उत्पादन कर पा रहे हैं और गैर निवासी भी आराम से उत्पादन कर पा रहे हैं, है ना। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि देखिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंडस्ट्री और वो चीज़ें इतनी डेवलप नहीं होंगी, है ना। उसी तरह से बाहर से कोई FDI आएगा तो वो भी ये चीज़ें देखेंगे कि पॉलिसी कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का मार्केट कैसा है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या दिखाती हैं, आंतरिक शक्ति को दिखाती है। ठीक, लेकिन इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है कि ये नहीं दिखाता है गुणवत्ता। क्या नहीं दिखाता है ये, गुणवत्ता, यानी कि वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी है ये इसमें स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि परिणात्मक है, आंतरिक शक्ति का इससे पता चलता है कि उसके आकार जितना बड़ा होगा यानी कि आंतरिक शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी, उसी तरह से उसकी गुणवत्ता होगी। ठीक, गुणवत्ता के बारे में ये नहीं बता पाता। ठीक है, नीति भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा कैसा है। फिर अपन बात कर चुके कि भैया PP के आधार पर इसमें रैंकिंग भी जारी की जाती है ना। और जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम 3rd नंबर पर, कितने नंबर पर हैं, 3rd नंबर पर PP के आधार पर। ठीक, लेकिन वहीं देखूं मैं प्रचलित विनिमय दर के आधार पर हम 6th नंबर पर हैं, है ना, 6th नंबर पर। बीच में हमें पहले 2019 में ऐसा मौका मिला था जिसमें हम बहुत खुश हो गए थे कि हमने UK को भी पीछे छोड़ दिया था। ठीक, जब UK को पीछे छोड़ा था तो हम 5th नंबर पर आ गए, लेकिन बाद में पेंडेमिक के बाद फिर वही स्थिति हो गई कि हम वापस से 6th नंबर पर आ गए, फिर से वो ओवरलैप कर गया। ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो 3rd पोजीशन पर, ये 6th पोजीशन पर, है ना। इसमें जो भी हम प्रतिशतता के जो परिवर्तन होता है पिछले साल की अपेक्षा इस साल में, ठीक, वही हमारी क्या कहलाती है, ग्रोथ रेट। क्या कहलाती है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है, जैसे कि अपन कहते हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा इकोनॉमी इतना ग्रोथ कर गई, तो उसका ये मतलब GDP में जो प्रतिशतता वाला परिवर्तन होता है ना, पिछली साल की अपेक्षा इस साल कितना बड़ा है, ठीक है ना, वो प्रतिशत में जब हम व्यक्त करते हैं उसी कहते हैं हम ग्रोथ रेट। और मैक्सिमम इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमारी GDP इतना ग्रोथ करी, इतना ग्रोथ करी, है ना। अभी मैं बताऊं कि फिलहाल में ही क्वार्टर टू का अभी आया, ठीक है, एस्टीमेट। तो उसमें बताया गया, जैसे पता है ना, क्वार्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह से, है ना। तो क्वार्टर 1st जो चलता है यहीं से चलता है, ठीक, अप्रैल, मई और जून तक, ठीक, ये था। अब आ गया अपना कौन सा, 2nd वाला, फिर जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, ठीक है। तो इनका सबका जब एस्टिमेट तैयार होता है तो कम से कम 1 आध महीना तो लग जाता है, ठीक। तो ये आ गया अभी। तो इसमें क्या बताया गया कि अभी फिलहाल में 8.4% की वृद्धि हुई है, ठीक। कितनी वृद्धि हुई है, 8.4% की। लेकिन ये था कौन सा, रियल, ठीक है ना। रियल का क्या मतलब, वही जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कांस्टेंट प्राइस पर बेस ईयर लेकर करते हैं, ठीक है। और नॉमिनल को देखें तो नॉमिनल में भी ये बढ़ोतरी हो गई
कुछ परसेंट, अब एग्जैक्टली पता, ठीक है। तो नॉमिनल इतनी हुई, नॉमिनल मतलब वही जो मार्केट प्राइस पर। अब आप यहाँ गैप देख रहे होंगे, है ना, तो इतना गैप है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। अभी जो महंगाई बढ़ रही है उस पर हमारा टारगेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई को बढ़ने दिए जा रहा है। हमारा पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर है, महंगाई को तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस पर अभी ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक। इतनी बात आपने देख ली। अब मैं देखना चाहेंगे अपन कि जब भी हम उत्पादन विधि के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, ठीक। सावधानी नंबर 1 कि सबसे पहले हमने बोला कि उत्पादित, ठीक है ना, कैसी, उत्पादित, यानी उस वर्ष में उत्पादन होना चाहिए, पहली बात, ठीक। जो भी उसका आर्थिक लेन देन, आर्थिक क्रियाकलाप होंगे वह उन्हीं को शामिल करेगा जिस वर्ष में वह उत्पादित होगा, उसी को माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें पुरानी वस्तुओं का, कौन सी, कहाँ लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। उत्पादन उसी वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, पुरानी वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं। तीसरी बात, मध्यस्थ वस्तुएं इसमें शामिल नहीं की जाती, ठीक। हम कहीं अलग से नहीं लेकर आ रहे हैं, है ना, हम लेकर आ रहे हैं कहाँ से, इन्हीं डेफिनेशन में से। क्यों, क्योंकि उत्पादन उसी वर्ष होना चाहिए, उसने बोला था कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, ठीक है। तो हमने भी सावधानी में यही बोल रहे हैं, ठीक। उन्होंने बोले पुरानी वस्तुएं नहीं होना चाहिए, तो पुरानी वस्तु सही है, क्योंकि उस वाले वर्ष में उत्पादित होना चाहिए, ये भी शर्त। मध्यस्थ यानी कि मध्यस्थ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है अंतिम, यानी कि बीच में, ऐसा नहीं कि आपने आटे का भी जोड़ लिया, ठीक है, शक्कर का भी जोड़ लिया, बाद में फाइनल गुड्स बना बिस्किट तो उसका भी जोड़ लिया, है ना। तो ऐसे अलग अलग नहीं जोड़ना। तो जब फाइनली जब गुड्स तैयार हो जाएगा, यानी बिस्किट ही बनाना है तो बिस्किट तैयार हो जाएगा, है ना, तो उसकी प्राइस जोड़ेंगे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति होगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसने शक्कर और उसके पैसे नहीं जोड़ेगा, वो सब इंक्लूड करके ही जा रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए एक कोई कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, उसने 1000 में अपना कपास बेच दिया किसी को, ठीक है ना, धागे वाले को, धागे वाले ने बना दिया 2000 में धागा उसका, और धागा दे दिया किसी कपड़े वाले को, कपड़े वाले ने उसे फिर बनाया और वैल्यू एडिशन करते हुए उसने बेच दिया सामने वाले को 3000 में। अब जो धागा बनकर तैयार हो गया, कपड़ा बनकर हो गया, अब कपड़ा गया किसकी दुकान पर, रेडीमेड वालों के लिए, जो मटेरियल तैयार करते हैं, रेडीमेड वाले ने तैयार कर दिया और 4000 का हो गया, ठीक। अब वो 4000 का आगे बेचा जा रहा है, ठीक। तो उसको इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं कि उसे भी गिन लिया उसे भी गिन लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो क्या चीज़ है कि उत्पादन उसी वर्ष में है, पुरानी वस्तुएं का लेन देन इसमें शामिल नहीं किया जाता, मध्यस्थ प्रकार की वस्तुएं इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। पुराना स्टॉक, पुराना स्टॉक, इसको बहुत अच्छे से देख लो। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई शोरूम है, ठीक, शोरूम पे कोई सी कारें बनी 4-5 जो भी बन के, और एक नीचे दुकानों पर आ गई बिकने के लिए, शोरूम पर, यानी कंपनी में वो बनी और शोरूम पर बिकने के लिए आ गई। लेकिन क्या हुआ कि उस वर्ष वो स्टॉक आउट नहीं हो पाया, ठीक है, और किसी कारणवश से उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं कार की, ठीक। अब जो भी यहाँ पर प्राइस बढ़ा, ठीक है, उससे जो इनकम बढ़ेगी तो वो भी उसमें शामिल नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो उसमें उत्पादित ही नहीं हुई ना, वो तो पुराने साल का स्टॉक रखा है और इस साल सिर्फ बचा हुआ है, सेलिंग करके निकालना है, ठीक है। तो कहाँ शामिल नहीं करेंगे हम, वहाँ वस्तुओं पर, ठीक। फिर बाद में हम स्व उपभोग की जो भी चीजें उगाते हैं, ठीक, जैसे अपने हमारे घर में फल लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम भी खाते हैं, आसपास वालों को भी खिलाते हैं, ठीक है। तो वो तो किसी की आय हुई नहीं, क्योंकि हमने ना उससे ऐसी कोई एक्टिविटी की, है ना।
तो स्व उपभोग के लिए कोई भी चीज़ तैयार करें तो वो भी इसमें नहीं गिनाती। ठीक, तो इस तरह से अपन ने क्या क्या देख लिया इसमें, हमने देख लिया कि राष्ट्रीय आय, ठीक, हमने 3 विधियों के बारे में सुना, कौन सी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, जिसमें से उत्पादन विधि हम देख चुके हैं। ठीक, हमने देखा था इनकम, ठीक, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी देख ली थी। ठीक, पर कैपिटा इनकम हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमने जीडीपी की परिभाषा देखी और जीडीपी को समझा। ठीक, और जीडीपी में जो परिभाषाओं के अंतर्गत एक एक शब्द हैं उनको भी हमने समझा। फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा। ठीक, वित्तीय वर्ष का भी मतलब समझा, और फिलहाल में जो Q2 का भी जो भी एस्टिमेट आया वो भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने एनडीपी भी देखा। हाँ, एनडीपी के प्रभाव थोड़ा सा रह गया। देखिए, एनडीपी के प्रभाव में कुछ नहीं है। एनडीपी को पहली बात तो हम कैलकुलेट नहीं करते एज अ किसी से कंपेयर करने के लिए, जैसे कि जीडीपी कंपेयर करते हैं, एक देश की जीडीपी इतनी, एक देश की इतनी जीडीपी तो हमारी रैंकिंग इतनी, ऐसा हम एनडीपी में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वही कारण, कौन सा, कि सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने अपने यहाँ डेप्रिसिएशन निर्धारित करती है ना, इतना % लगाना है। तो अलग अलग देश में अलग अलग नीतियाँ हैं भाई, अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक प्रभाव और देखा जाता है कि घिसावट के ऊपर आपने कितना शोध अनुसंधान किया है और कितना उसका विकास किया है। ठीक, ये क्या चीज़ है कि ये बताता है एनडीपी कि आपने अपने मशीनरीज को, अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए उस पर कितना रिसर्च किया है। ठीक, तो आपकी ये चीज़ भी ये बता देता है एनडीपी। ठीक, ये इसके प्रभाव हो गए। अगर प्रभाव लिखना ही है तो 2-3 ही प्रभाव उसके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की जो क्लास रहेगी तो उसमें हम देख लेंगे कि जीएनपी क्या होती है। ठीक, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं तो कौन सी नहीं करना। ठीक, उसी में समय बचेगा तो हम देख लेंगे कि आय विधि से कैसे हम निकालते हैं और व्यय विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक, तो जब तक के लिए धन्यवाद।